हेलो। 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 हम लोग आज शुरू करते हैं। एक सवाल है यूरेनियम खनन का। यूरेनियम खनन में तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य आ गया? यूरेनियम एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ईंधन देने वाला धातु होता है। और यूरेनियम खनन में कौन अभी हाल ही में शुरू किया गया है, कौन से राज्य का तीसरा स्थान आ गया है? यहाँ पे देखें, यूरेनियम का खनन झारखंड में होता था। उसके बाद यूरेनियम का खनन आंध्र प्रदेश में होता था। और राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहाँ पे यूरेनियम का खनन हो रहा है। यहाँ पे देखें, दो चीज़ें और भी करंट से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में भी यूरेनियम की खोज की गई। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की खोज कहाँ पे की गई है, ये भी पूछा जाता है। यूरेनियम की खोज उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिला में की गई है। ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला है जहाँ पे यूरेनियम की खोज की गई है। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, और यह है, यूरेनियम के लिए जादूगोडा क्षेत्र कहाँ पे प्रसिद्ध है, यह भी पूछा जाता है। तो उसका आंसर क्या है? झारखंड। झारखंड में जादूगोडा क्षेत्र है जो यूरेनियम खनन के लिए जाना जाता है। ये आपके जियो का ज्योग्राफी का सवाल है, पूछा भी जाता है। जादूगोडा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम खनन के लिए जाना जाता है। उसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम के तीन समस्थानिक होते हैं, केमिस्ट्री से सवाल जोड़ेंगे हम, जिसमें यूरेनियम यू 235, 36, 38। 35 जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर के लिए उपयोगी होता है। नाभिकीय रिएक्टर के लिए उपयोगी होता है। और यूरेनियम का जो कोर्स है, अयस्क है, उसी को पीच ब्लेड कहा। पीच ब्लेड से यूरेनियम निकालने का काम किया जाता है। यहीं पर नोट कर लेंगे स्टारना के। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान। राजस्थान यूरेनियम खनन वाला, यूरेनियम खनन वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। यूरेनियम खनन वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। तीसरा राज्य बन गया है। आगे नोट कर लें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसरो जो संगठन है, इस इसरो संगठन के बारे में हमने चर्चा किया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। उसके बाद इसरो से दूसरा सवाल था, और यह है कि इसका जो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, PSLV की उड़ानें जहाँ से होती है, ये श्रीहरिकोटा से होती है, जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। वहीं से PSLV 53 ने उड़ान भरी। और जिस PSLV 53 के द्वारा 3 उपग्रह भेजे गए, और उसमें एक सिंगापुर का भी
उपग्रह लॉन्च किया गया। सिंगापुर के भी उपग्रह को भेजने का काम किया गया। ये भी नोट कर लेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ब्रैकेट में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने 30 जून, ये डेट को ही अंडरलाइन कर लेंगे, ये डेट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है यूपी कमीशन में। 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को PSLV 53 के द्वारा, PSLV 53 PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV के द्वारा पोलर, ठीक है, इसको वर्ड एविएशन में भी ये शब्द जानते रहिए, जो आपके जे का मेंस होता है ना, उसमें शब्द विस्तार होता है, वर्ड एविएशन। पोलर, पोलर, एस से सैटेलाइट, एल से लॉन्च और वी से व्हीकल, वी से व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 के द्वारा अंतरिक्ष, मतलब क्या, आदमी तो जे जैसे जाते हैं वैसे ही आते हैं, मतलब आप समझे, अंतरिक्ष में जाने वाले जो लोग हैं वो अंतरिक्ष यान से जाते हैं, मिसाइल से नहीं जाते। ये मिसाइल तो सैटेलाइट लॉन्च किया, जिस सैटेलाइट के माध्यम से आज नेट, इंटरनेट, ये गूगल, ये जितनी चीज़ें काम कर रही हैं वो सब सैटेलाइट के माध्यम से लॉन्च। और सैटेलाइट जो उपग्रह होता है, उपग्रह से कई क्वेश्चन होते हैं। सैटेलाइट उपग्रह, उपग्रह पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया जाता है, और जब पृथ्वी के कक्षा में ये उपग्रह स्थापित हो जाता है, ये पृथ्वी के चाल से चलने लगता है। और ये भी किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा। ये किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य का। पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, ये पृथ्वी की चाल से चलने लगता है और सूर्य की परिक्रमा करता है। एक सवाल और भी है उपग्रह में, कि उपग्रह में जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, ऊर्जा कहाँ से मिलता है? उपग्रह में जो ऊर्जा मिलता है वो मिलता है आपका सोलर लाइट से, यानी कि उसमें सोलर प्लेट लगाए गए रहते हैं उस उपग्रह में, और इसीलिए वो निरंतर 24 घंटा उसे ऊर्जा देने का काम करता रहता है, क्योंकि सनलाइट है, उसी रेज को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें लाइट मिलती है और वो चलता रहता है, निरंतर काम करता रहता है। एक सवाल और भी है कि एक सैटेलाइट को, जैसे आपने PSLV को लॉन्च किया है, इस PSLV को कितना का स्पीड दिया जाएगा तो वो पृथ्वी के कक्षा में स्थापित होगा। कितने स्पीड दिया जाएगा तो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा? यहाँ पे देखें, ऑप्शन भी रहता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 9 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको लगा दिया जाए, 4 ऑप्शन है, यही गड़बड़ है, इसी पे सबका दिमाग जाता है। ये क्या है, जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, ये अगर प्लायन वेग है, इसको दे दिया जाए तो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के निकल जाए, इसको दे दिया जाए, इस स्पीड को किसी भी पिंड को आप ही को दे दिया जाए, आप पृथ्वी के कक्षा को छोड़ के अंतरिक्ष, क्या सीधे आप आसमान में चले जाओ। लेकिन इसमें 8 किलोमीटर की जो स्पीड दी जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड दी जाती है, इसी स्पीड के कारण कोई भी सैटेलाइट जाकर कहाँ पे स्थापित हो जाता है, वो पृथ्वी के कक्षा में स्थापित हो जाता है। कोई भी सैटेलाइट को अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दे दिया जाए
तो वो जाके पृथ्वी के कक्षा में सेटअप हो जाता है, स्थापित हो जाता है। इसीलिए जो पीएसएलवी की उड़ानें होती हैं वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, और प्रति सेकंड दिया जाता है उसे, और वो जाके कहाँ पहुँच जाती है, वो पृथ्वी के कक्षा में स्थापित हो जाती है और पृथ्वी के साथ ही रोटेट करने लगती है, घूमने लगती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने एक प्रश्न किया कि इंसान जाता है तो आता कैसे है। इंसान जब जाता है अंतरिक्ष यान के माध्यम से, तो वहाँ पे जाने के बाद उस पर पूरा लगे होते हैं, सीट लगे होते हैं, और वो चेन से बंधा होता है। जब उसे स्पेस वॉक करना होता है, अंतरिक्ष में जब चहलकदमी करनी होती है, तो अंतरिक्ष में दो चीजें नहीं है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य है, और एक जो घर्षण बल है वो भी शून्य है, जिसके कारण वहां पे हर वस्तु तैरती हुई नजर आती है। जैसे आप जाएंगे ना, वहां पे खड़ा नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे खड़ा है, तो खड़ा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक प्रतिक्रिया बल है, लेकिन वहां पे प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाएगा, जिसके कारण हर व्यक्ति क्या होता है, तैरता हुआ नजर आता है। तो अंतरिक्ष जो यान होता है, उसी से उसे, जैसे घर में कुत्ते को बांधा रहता है आदमी, उसी तरह वहां पर इंसान को बांधा रहता है, कहीं भटक ना जाए। अगर वो भटका तो फिर मिलेगा नहीं अंतरिक्ष, खोजते रह जाओगे। इसीलिए उन्हें बांधा रहता है, फिर सिलेंडर रहती है, ऑक्सीजन लगा होता है, ये सब कुछ बाकायदे उन्हें ट्रेनिंग करके दी जाती है। वो अंतरिक्ष में चहलकदमी का मतलब वो बाहर निकलते हैं और अंतरिक्ष को देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ये भी एक सवाल है जो पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। तो फिर वो अपना अंतरिक्ष में घूमे और फिर क्या होते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। जो आपका यान है उसके अंदर पूरा मेंटेनेंस है। अब वहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप वहाँ पे थूक भी देते हैं, टिक कर देते हैं, तो वो पानी के रूप में तैरता हुआ नजर आता है। अंतरिक्ष में सब कुछ तैरेगा, वो भी तैरेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, उस व्यक्ति को कैप्सूल दी जाती है, और बड़ी मुश्किल से वो कैप्सूल को निगलते हैं ताकि उन्हें भूख न लगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दाल भात चोखा खाएंगे, डीवीसी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बना नहीं सकते आप। इसलिए जितना दिन रहेंगे वो एनर्जी के कैप्सूल पे रहेंगे, बड़ी मुश्किल से उसे निगलते हैं ताकि भूख न लगने, और फिर वापस आ जाए। तो पर्यटन भी हो रहे हैं, कौन कौन पर्यटक हैं ये भी पूछा जाता है। अभी तो आपने देखा एक हीरो घूमेंगे, हमने नाम बताया था उनका, कौन जोशी, देव जोशी, आगे नोट कर लेंगे। हाँ? अब देखिए, अंतरिक्ष में जाने का ये है कि कहाँ पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं या कहाँ पे जा रहे हैं। अभी मान चले चंद्रमा पे जा रहे हैं तो आपका टाइम कम लगता है। अंतरिक्ष में जा रहे हैं जैसे पृथ्वी की कक्षा के ऊपर, तो मान चलिए आपका 48 घंटा या अन्य टाइम लगता है। अब वो विमान कितना स्पीड में जा रहा है वो उस पर निर्भर करता है, प्रति सेकंड की रफ्तार। वहाँ पे जाते हैं, एक अंतरिक्ष में आपका इसी तरह से केबिन बना, जिस केबिन में जाके आपको लैंडिंग करनी है, और उसी केबिन में आपको रहना होता है, वहाँ से पर रिसर्च करना होता है। आगे देखते हैं, ये साइंस टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में जुड़ा है। ये साइंस टेक्नोलॉजी जो बातें हो रही है वो आपके नए सिलेबस में है। आगे नोट कर लें, इसरो के द्वारा 30 जून 2022 को पीएसएलवी C-53 के द्वारा देश के 3 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया, जिसमें सिंगापुर के DSEO सैटेलाइट भी था। सिंगापुर के DSEO
डॉग वाला डी और सन वाला एस, एलिफेंट वाला ई, ऑक्स वाला ओ, DSEO। DSEO भी घबरा गया। PSLV C-53 के द्वारा 3 उपग्रह भेजे गए, जिसमें सिंगापुर का DSEO उपग्रह भी शामिल था। DSEO उपग्रह भी शामिल था। अब यहाँ पे देखिए, हाल ही में कौन ऐसा जगह है जहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भारत सप्ताह की आरंभ कहाँ पे किया है? तो उसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात। ये नोट कर लेंगे स्टारना के। गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का, डिजिटल सप्ताह 2022 का शुभारंभ है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। शुभारंभ है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे हम लोग बातें कर लेते हैं कि इजराइल का 6ठी बार प्रधानमंत्री चुना गया, एक ही व्यक्ति। इजराइल आप जानते हैं दुनिया का पहला यहूदी देश है, छोटा सा देश है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसका जन्म हुआ और इजराइल हमेशा उसकी जो सीमा है जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन, उससे लगी रहती है और हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो वहाँ का प्रधानमंत्री 6ठी बार बेंजामिन नेतान्याहू को चुना गया। 6ठी बार है बेंजामिन नेतान्याहू। ये भी नोट कर लेंगे स्टारना के। बेंजामिन नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू को 6ठी बार इजराइल का, 6ठी बार इजराइल का प्रधानमंत्री चुना गया है। प्रधानमंत्री चुना गया है। प्रधानमंत्री चुना गया है। अब यहाँ पे देखें, एक सवाल है और वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक शांति स्थापना आयोग गठित किया और उस शांति स्थापना आयोग का सदस्य किसे चुना है? इस एशिया में किसे चुना? उसका आंसर है नेपाल। किसको चुना गया है? नेपाल। ये भी नोट कर लें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने शांति स्थापना आयोग का सदस्य, शांति स्थापना आयोग का सदस्य नेपाल को चुना है। नेपाल को चुना है। अब यहाँ पे देखें यूएनओ, यूएनओ आप लोगों के सिलेबस में भी है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 45। अब यहाँ पे देखें, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के पहले 2 समझौते भी हुए, जिन समझौते के परिणाम स्वरूप इसका गठन हुआ, उसको याद रखें।
पूछा जाता है। एक ब्रेटन वुड्स समझौता है और एक और समझौता है। ये 2-3 समझौते हैं जो पूछे जाते हैं कंपटीशन। यूएनओ का विभिन्न एजेंसियां काम करती हैं, उनका हेडक्वार्टर अलग अलग। कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसको निश्चित जानिए। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर जो राष्ट्रीय जो आपके न्यूक्लियर एजेंसी है उसका कहाँ पे है, शांति एजेंसी है उसका कहाँ पे है। इसका मुख्य हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन बाकी अन्य एजेंसियों का हेडक्वार्टर अलग अलग देशों में है। उनके एजेंसियों को जानते रहिए। आगे देखते हैं, नोट कर लें। फिजी का नया प्रधानमंत्री, फिजी फिजी एक देश है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। फिजी फिजी देश का नया प्रधानमंत्री सितविनी राबुका को चुना गया है। सितविनी राबुका सितविनी राबुका को चुना गया है। सितविनी राबुका को बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, फिजी फिजी जो देश, इसकी राजधानी है सुआ, और सितविनी राबुका, सितविनी राबुका, इसकी राजधानी कहाँ पे है, सुआ। और सुआ से दूसरा सवाल है कि यहाँ पे लगभग 90% जो लोग हैं वो भारतवंशी लोग हैं। जब अंग्रेज यूरोपीय भारत से लोगों को ले जाने का काम करते थे तो फिर उन्हें ले जाकर यहाँ पे बसाते थे, यहीं पे काम कराते थे, यहीं पे बसाते थे, यहीं पे काम कराते थे। फिर बाद में वहीं पर लोग बस गए उन द्वीपों पर। 90% लोग वहाँ पे भारतवंशी है। वहाँ पर भोजपुरी भी बोली जाती है, जैसे मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, वहाँ पर भी भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे भारतवंशी लोग अभी तक नियुक्त नहीं हो पाए, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। एक बार 1995-96 में महेंद्र चौधरी यहाँ पे प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इतना ज्यादा वहाँ पे ईसाइयों ने विद्रोह कर दिया कि वहाँ पे चारों तरफ से महेंद्र चौधरी को घेर लिया और महेंद्र चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। इस फिजी के जो एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले थे उनका नाम क्या था, महेंद्र चौधरी। महेंद्र चौधरी, जिन्हें बाद में क्या करना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था, बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसी फिजी का जो नया प्रधानमंत्री चुना गया है, सितविनी राबुका को। आगे नोट कर लें, अगला पॉइंट है नोट कर लें। अब यहाँ पे देखिए, कौन ऐसा देश है जिसने ये घोषणा किया है कि जो लोग 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए हैं वो सिगरेट तंबाकू नहीं बेचेंगे, उनके द्वारा कोई बिक्री नहीं किया जाएगा। कौन सा देश है, न्यूजीलैंड। ये नोट कर ले, न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा देश है जहां पर 1 जनवरी 2009 के बाद 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध है लगाया है। पीने पर नहीं, बेचने पर, क्या बेचेंगे नहीं, प्रतिबंध है लगाया है।
हाँ, सिगरेट नहीं बेचेंगे, सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा। अब यहाँ पे देखिए, टाइम्स पत्रिका हर साल पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है। टाइम पत्रिका हर साल पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है, जिससे टाइम्स पत्रिका में वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो हमने कल बातें किया था व्लादिमीर जेरेलेस्की, जो कहाँ का राष्ट्रपति है, यूक्रेन का, जो खुल के बोलता है, उसी को एक तरह से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का चुना गया है। ये नोट कर लेंगे स्टारना के। टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेस्की, अब यहां पे देखें, जेलेस्की को तथा यूक्रेन को स्पिरिट ऑफ यूक्रेन तथा यूक्रेन को स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। अब वहां पे देखिए, याद रखना है जेरेलेस्की और कहाँ का वो प्रधानमंत्री है, यूक्रेन। राष्ट्रपति कहाँ का राष्ट्रपति है, यूक्रेन। तो जेरेलेस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को सम्मिलित रूप से चुना गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। यहाँ पे देखें, ये हर साल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है। इसमें मोदी जी को भी जगह दिया गया था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया। पेरू देश है, दक्षिण अमेरिका में है। पेरू की राजधानी लीमा है और इसी पेरू में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, जहां पर आलू के रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। इसी पेरू में पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, लेकिन उसके पहले वाले जो राष्ट्रपति थे उनको इम्पीचमेंट के माध्यम से, महाभियोग के माध्यम से हटाने का काम किया गया। यहाँ पे एक महाभियोग शब्द आया। भारत में महाभियोग किस पे लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर केवल, या और पर भी लगाया जाता है। राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति। ये इंटरव्यू में सवाल है। एक बार मुझसे पीसीएस इंटरव्यू में पूछा गया था और ये पूछा गया था कि भारत में महाभियोग किस पे लगाया जाता है। डॉक्टर पंकज कुमार थे उस समय सदस्य थे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो केवल महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, इम्पीचमेंट सब। बाकी सब पे रेजुलेशन है, बाकी सबके लिए क्या है, रेजुलेशन है। और राष्ट्रपति के लिए क्या है, महाभियोग सब। ये ध्यान रखना है, कभी पूछा जा सकता है कहीं पर। ये नोट कर लें। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे को चुना गया है। दीना बोलुआर्टे को चुना गया है। दीना बोलुआर्टे को चुना गया है। पहली महिला राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे को चुना गया है। को चुना गया है। दूसरा पॉइंट नोट कर ले, चुना गया है। पेरू के
एक नोट कर ले, पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो, पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो, पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाकर बर्खास्त करने के बाद इन्हें राष्ट्रपति चुना गया। बर्खास्त करने के बाद इन्हें राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति चुना गया। अब यहाँ पे देखें यूएई, यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की खासियत है कि ये 8 शेखों का देश है। आज भी यहाँ पे 8 नवाब हैं। 8 नवाब मिलकर शासन करते हैं यूएई में। इसी यूएई ने अपना पहला चंद्रयान एक तरह से यात्रा के लिए रॉकेट प्रक्षेपित किया है। यहाँ के लोग भी अब चंद्रयान की यात्रा करेंगे, चंद्रमा पे जाएंगे। उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है राशिद चंद्रयान। उसका नामकरण किया है राशिद चंद्रयान। ये भी नोट कर लेंगे। यूएई ने अपने पहले चंद्रयान को X9 फाल्कन रॉकेट के माध्यम से X9 फाल्कन रॉकेट के माध्यम से चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया। चंद्रमा के यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया। इसका नाम राशिद चंद्रयान रखा गया है। इसका नाम राशिद चंद्रयान रखा गया है। चंद्रयान रखा गया है। राशिद चंद्रयान रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक सवाल और भी है कि किस देश ने आर्टिफिशियल एम्ब्रियो डेवलप किया है, कृत्रिम भ्रूण पैदा वो बनाया है, जिसमें बच्चे विकसित किए जाएंगे। यानी कि अब मदर के एम्ब्रियो में बच्चे न डेवलप करके मशीन में डेवलप किए जाएंगे। और मशीन में डेवलप करने के बाद अब उसमें क्या होगा, अगर मदर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा भविष्य में डॉक्टर बने, भाई थोड़ा सा ब्रेन शार्प होना चाहिए, तो मशीन से कहेंगे कि मेरे बच्चे को भविष्य में क्या करना है, डॉक्टर बनना है, तो उसका दिमाग थोड़ा सा शार्प कर दिया जाएगा। वो मशीन में सब कुछ बना होगा, दिमाग तेज करने वाला उसमें अब एक तरह से उस जीन को एक्टिवेट करेगा, जिससे दिमाग बहुत तेज होगा बच्चे का, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए। लेकिन अगर बाय द वे आपने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे को पहलवान बनाना है, कुश्ती लड़ाना, तो भाई शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, दिमाग रूप से कमजोर होना चाहिए। तो अब वहाँ पे क्या करेगा, वो सीधे सीधे अब उस मशीन में थोड़ा सा वो ऐसा प्रेशर डालेगा कि वो बच्चा शारीरिक रूप से 6 पैक वाला हो, लेकिन दिमाग से 0 वाला हो। तो अब वो क्या हो जाएगा, वो पहलवान हो जाएगा। यानी कि अब वो डिजाइनर बच्चा होंगे। उसका विकास किया है इजराइल ने। ये मेंस के लिए भी क्वेश्चन तैयार रखेंगे आप लोग। ये आपके जे के मेंस में क्वेश्चन पक्ष विपक्ष दोनों पूछा जाए, क्योंकि उसमें पक्ष है तो विपक्ष भी है। विपक्ष ये है कि फिर आने वाले समय में क्या होगा, वो एक तरह से निगेटिविटी होगी। मेल फीमेल का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या होगा, धराशायी होगा। और दूसरा नंबर पक्ष ये है कि जिन देशों में
जनसंख्या निरंतर कम हो रही है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या गिर रही है, जैसे मान चलिए नॉर्वे, स्वीडन, जापान, यहाँ पे माइनस में जनसंख्या वृद्धि दर है। यहाँ पे तो जनसंख्या ये है कि इसी तरह से गिरती रही तो 100 वर्षों में वहां पे लोग ही नहीं रहेंगे। अब ये यहाँ से भारत वाले जाएंगे रॉकेट से वहीं पर, यानी कि वहां पे लोग नहीं रहेंगे, ये संख्या हो गई है। यहाँ तक कि जापान इत्यादि में जनसंख्या की गिरावट ऐसी आई है कि वहां पर बच्चा पैदा करने वाले को 5 लाख रुपया इनाम दिया जाता है, एक बच्चे पर 5 लाख। नॉर्वे, स्वीडन ऐसे देश है जहां पर इस तरह की कंडीशन आ गए। तो इन देशों के लिए ये मशीन उपयोगी होगा। उन देशों के लिए क्या होगा, मेल एंड फीमेल का जीन लेना है और लेके इसमें डाल देना है, नया बच्चा पैदा हो जाएगा। इजराइल ने इस तरह का विकसित किया है। ये बहुत चर्चा में रहा, बहुत हाईलाइटेड रहा, पक्ष विपक्ष इसका मेंस में पूछा गया। ये भी नोट कर लें, इजराइल दुनिया का पहला देश है जिसने इजराइल दुनिया का पहला देश है जिसने कृत्रिम भ्रूण, कृत्रिम आर्टिफिशियल एम्ब्रियो विकसित किया है। आर्टिफिशियल एम्ब्रियो विकसित किया है। किया है। आगे नोट कर ले, अब यहाँ पे देखिए मंकी पॉक्स, एक लंपी बीमारी अभी राजस्थान में आया। कौन सी बीमारी था? लंपी। लंपी में क्या था? वो त्वचा संबंधी रोग था, बानर और पशु इत्यादि में हो रहा था, और उसी से मनुष्यों में खुजली इत्यादि शुरू हो जा रही थी। उसी को मंकी पॉक्स भी कहते हैं। मंकी पॉक्स का नाम बदल के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने एम पॉक्स कर दिया है। ये नोट कर ले, मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदल कर, मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदल कर WHO के द्वारा, WHO के द्वारा एम पॉक्स कर दिया गया है। एम पॉक्स कर दिया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जनेवा। कहाँ पे है? जनेवा। जनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है वो। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। बर्न। ये भी नोट कर लें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा, डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2022 के लिए, वर्ष 2022 के लिए गोबलिन मोड, गोबलिन मोड, गोबलिन मोड शब्द को, गोबलिन मोड, गोबलिन मोड शब्द को, शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। अब यहां पे देखें 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हमने बताया भी था कि किसके याद में मनाया जाता है? अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जिसने मस्टर्ड गैस का आविष्कार किया और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। उसके बाद उसने उसी डेट पर जिस दिन उसका जन्मदिन था,
उसने घोषणा कर दिया कि मेरे द्वारा जो भी धन कमाई गई है वो मानवता के हित के लिए खर्च होगी, और जो भी लोग इसके लिए योगदान देते हैं उन्हें एक तरह से पुरस्कार दिया जाएगा। आज उसी 10 दिसंबर को उसके जन्मदिन के अवसर पर नोबेल प्राइज की घोषणा की जाती है। उसी का जो धन है उसमें 1 साल जो ब्याज आता है उसी से नोबेल प्राइज दी जाती है। तो 10 दिसंबर को जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया उसके लिए एक थीम घोषणा की गई थी। उस थीम का नाम क्या था? उस थीम का नाम क्या था? तो उसका नाम था गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। ये नोट कर लेंगे। 10 दिसंबर 2022 को 10 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है मनाया गया, जिसकी थीम था गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। ये भी नोट कर ले। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय मूल के व्यक्ति जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम क्या है? ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक एक प्रसिद्ध उद्योगपति के दामाद भी, जो भारतीय हैं। हाँ, नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं, जो इन्फोसिस के चेयरमैन रह चुके हैं। ये भी नोट कर लें। 25 अक्टूबर 2022 को 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस पद पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। भारतीय व्यक्ति हैं। अब यहां पे देखिए, ऋषि सुनक से एक सवाल है कि इसके पहले वो क्या थे? इसके पहले वो वित्त मंत्री रह चुके, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके कारण उन्हें अच्छा खासा फाइनेंस का ज्ञान है। वो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी चलाते थे, अर्थशास्त्री थे। इसी कारण उन्हें एक तरह से इस पद के लिए माना गया, क्योंकि पूरे दुनिया में इस समय आर्थिक क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। ऐसे सिचुएशन में इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए एक अर्थशास्त्री की आवश्यकता है, और वो अर्थशास्त्री के रूप में उपयुक्त थे। इसीलिए उन्हें वहाँ का क्या बनाया गया? पीएम बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया। आगे नोट कर लें। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफाने सितांग का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। थाईलैंड के द्वारा किया गया है।
अब यहाँ पे देखें एशियान शिखर सम्मेलन। एशियान शिखर सम्मेलन 2022 में नवंबर में आयोजित हुआ। उसमें एक देश को उस संगठन का सदस्य चुना गया, और वो कौन सा देश है? तो उसका आंसर है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर ऐसा देश है जिसे नवंबर 2022 में एशियान का एक संगठन है, उसी संगठन का सदस्य देश बनाया गया है। तो फिर एक सवाल है, जो पूर्वी तिमोर है उसकी राजधानी कहाँ है? ये राजधानी पूछा जाता है। पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली। अब आप कंफ्यूज होंगे, दिल्ली तो उसमें आधा ल वाला, बिना आधा ल वाला दिल्ली है वो, मतलब समझ रहे ना? हाँ, ई वाला दिल्ली है। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें आधा ल नहीं है, दिल्ली है। तो कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है दिल्ली किसकी राजधानी है, तो भारत नहीं लगाना है। ये सोचते हैं लोग कि भूल गया होगा, और वो एग्जामिनर भूला नहीं है, आपका टेस्ट ले रहा है। इसलिए इस दिल्ली को किससे मिलान करना होगा? ईस्ट तिमोर से। ये भी नोट कर लें। नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में पूर्वी तिमोर को इस संगठन का सदस्य बनाया गया है। अब यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट करेंगे 40वां और 41वां जो एशियान शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है नोम पेन है। और नोम पेन है कहाँ पे है? कंबोडिया में। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया। ये भी नोट कर लेंगे स्टार बना के। 40वां 41वां एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन है कंबोडिया के नोम पेन में किया गया। कंबोडिया के नोम पेन में किया गया। नोम पेन में किया गया। 40वां और 41वां एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया के नोम पेन में किया गया। आगे नोट कर लें। अब यहाँ पे देखें, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया, उसका थीम क्या है? ये भी नोट कर लेंगे स्टार बना के। 20 नवंबर 2022 को 20 नवंबर 2022 को विश्व बाल दिवस मनाया गया। विश्व बाल दिवस मनाया गया, जिसका थीम था हर बच्चे के लिए समावेशन है। जिसका थीम था हर बच्चे के लिए समावेशन है। हर बच्चे के लिए समावेशन है। समावेशन। अब यहाँ पे देखें, जो एशियान की बैठक हुई उसका थीम क्या था? एशियान की बैठक हुई, उसका थीम था एशियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। ये नोट कर लें।
एशियान शिखर सम्मेलन का थीम था, एशियान शिखर सम्मेलन का थीम था एशियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान है। एशियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान है। समाधान है। अब यहां पे देखें इंटरपोल। इंटरपोल जानते हैं आप लोग, उसका पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? लियोन्स, फ्रांस। ये भी नोट कर लें। इंटरपोल महासभा का आयोजन, इंटरपोल महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इंटरपोल महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब यहाँ पे देखें कौन सा देश है जिसने घोषणा किया है कि 2027 में हम ब्याज फ्री बैंकिंग सुविधा देंगे, ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम। कौन सा देश है? तो इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। ये भी नोट कर लें। पाकिस्तान ने 2027 तक 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम, ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा किया है। ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा किया है। लागू करने की घोषणा किया है। अब यहाँ पे देखें भारत की मुद्रा जब लगातार गिर रही थी तो अमेरिका ने क्या किया? अपने ट्रेजरी विभाग के माध्यम से, जो ट्रेजरी विभाग है उसका मुद्रा निगरानी सूची जो रखता है, उससे भारत को बाहर कर दिया। यानी कि किस देश के ट्रेजरी विभाग ने मुद्रा निगरानी सूची से भारत के मुद्रा को बाहर कर दिया? तो इसका आंसर क्या है? अमेरिका। ये भी नोट कर ले। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में मुद्रा निगरानी सूची से, निगरानी सूची से भारत की मुद्रा को बाहर, मुद्रा को बाहर कर दिया है, बाहर कर दिया है। अब यहां पे देखें अरुणा मिलर एक भारतीय महिला है, भारतीय मूल की महिला है, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। कौन से अमेरिका के राज्य का? तो उसका आंसर है मैरीलैंड। किस राज्य का बनाया गया है? मैरीलैंड का बनाया गया। ये भी नोट कर ले। नवंबर 2022 में अरुणा मिलर ने, नवंबर 2022 में अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड का उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण किया।
पदभार ग्रहण किया। इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हैं। इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हैं। अमेरिकी महिला हैं। इसको कहा जाता है बिमस्टेक। बिमस्टेक के कृषि मंत्रियों का बैठक हुआ है और वो कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। ये बिमस्टेक एक संगठन है जिसमें आपके बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो भी देश हैं वो सब देश इसके मेंबर हैं। इसलिए बिमस्टेक का बैठक भी होता रहता है और इसका बैठक कृषि मंत्रियों का बैठक कहाँ पे हुआ है इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इसका बैठक हुआ है नई दिल्ली भारत में। ये भी नोट कर लें। बिमस्टेक के कृषि मंत्रियों का बिमस्टेक के कृषि मंत्रियों का बैठक नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बिमस्टेक का पूर्ण रूप जानते रहिए। ये 2-3 बार एपीओ में जे में मेंस में भी पूछा गया है। बिमस्टेक बिमस्टेक का पूर्ण रूप क्या होगा? सही बताया आपने। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, आई से इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल स्पेस संगठन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन सी है? पहली यूरोपीय महिला जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रमुख बनाया गया है उनका नाम है समंथा क्रिस्टोफोरेटी। समंथा क्रिस्टोफोरेटी, ये पर नोट कर लें। समंथा क्रिस्टोफोरेटी। समंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की समंथा क्रिस्टोफोरेटी, फोर वाला फो, हाँ, फोर रे टी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली यूरोपीय महिला हैं। पहली यूरोपीय महिला है। अब यहां पे देखिए दुनिया का कौन ऐसा देश है जहां के संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जहां पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई। भारत, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड, कहां लगा दिया? न्यूजीलैंड। आंसर क्या जाएगा? न्यूजीलैंड। ये नोट कर लें। न्यूजीलैंड की संसद में, न्यूजीलैंड की संसद में
महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। अब यहाँ पे देखें, अगला है लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा का नाम सुने होंगे। ब्राजील के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके राष्ट्रपति बने, लेकिन उनके खिलाफ बगावत हो गई। जैसे श्रीलंका में बगावत हुआ था, उसी तरह ब्राजील में भी दिसंबर में बगावत हो गया। लोग उनके राष्ट्रपति भवन में बैठ के खा रहे थे, मंत्रालय में बैठ के खा रहे थे। एक बहुत बड़ी बगावत हुई जो ब्राजील में श्रीलंका जैसे ही हालात थे। ये भी नोट कर ले। लूला डी सिल्वा ब्राजील के तीसरी बार लूला डी सिल्वा। डी सिल्वा श्रीलंकाई टाइटल है। अरविंद डी सिल्वा, वहां पे कई डी सिल्वा थे जो क्रिकेट खेलते थे। ये भी नोट कर ले। लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा। डी सिल्वा और उसी में लूला जोड़ दें। लूला डी सिल्वा ब्राजील के निर्वाचित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं, मतलब तीसरी बार ये चुने गए। लूला डी सिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तीसरी बार, थर्ड टाइम्स ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तथा उनके खिलाफ है वहां पर, उनके खिलाफ है वहां पर जनता के द्वारा, उनके खिलाफ है वहां पर जनता के द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन किया गया। आगे नोट कर लें। एक बार नोट कर ले। अभी दिसंबर में भारत ने एक पड़ोसी देश को कर्ज दिया, सहायता दिया। वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। एक बार नोट कर लें। भारत ने बांग्लादेश को, भारत ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन के लिए, बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन के लिए, प्रबंधन के लिए 25 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता दिया है। 25 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता दिया है, सहायता दिया है। अब यहाँ पे देखें, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। कौन? प्रचंड। प्रचंड, पुष्प दहल कमल प्रचंड पूरा नाम है इनका। प्रचंड की शिक्षा दीक्षा भारत में ही हुई है, लेकिन भारत के सबसे बड़े विरोधी वो। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये तीसरी बार वहाँ के क्या चुने गए हैं? राष्ट्राध्यक्ष चुने गए हैं, प्रधानमंत्री चुने गए। ये भी नोट कर लें। 26 दिसंबर 2022 को, 26 दिसंबर 2022 को नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ है। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संभाली। पुष्प, फूल वाला पुष्प, कमल, दहल प्रचंड, प्रचंड, प्रचंड ने संभाली।
आगे नोट कर लें। अब यहाँ पे देखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो इसका आंसर है भारत। ये भी नोट कर ले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक भारत में आयोजित की गई। भारत में आयोजित की गई। अब यहाँ पे देखें, एक शब्द बहुत चर्चा में रहा है, माया। माया। अब ये माया क्या है? देखिए, दो चीजें हैं माया। एक माया तो जनजाति है, और ये माया जनजाति ग्वाटामाला के जंगलों में पाई जाती है। ये माया जनजाति अमेरिका की मूल वंशज मानी जाती है, और माया जनजाति ने ही घोषणा किया था कि 2012 में प्रलय हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे थे, क्योंकि उनका कैलेंडर नहीं मिल रहा था। उन्होंने जो कैलेंडर बनाया था वो 2012 तक ही कैलेंडर था। इसीलिए मान रहे थे कि अब ये क्या होने वाले हैं, गायब होने वाले हैं। लेकिन 2012 में प्रलय नहीं हुआ। लेकिन हमें ये नहीं इस माया के बारे में बात करना है। ये क्लोन बना है, और एक भेड़िए का क्लोन बना है। और ये किस भेड़िए का है? आर्कटिक जो भेड़िया है, अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाने वाला, पूर्वी क्षेत्र में पाया जाने वाला, उसी का ये क्लोन है। उसी का क्लोनिंग बनाई गई है। क्लोन समझ रहे ना? पहला क्लोन कौन है बनाया जा रहा है, इस पर अभी चर्चा चल रही है। क्लोन क्या होता है कि क्लोन में एक सेल कहीं से भी लिए जा सकते हैं, मेल एंड फीमेल से लिए जा सकते हैं, अगर उसका क्लोन बनाना है। और उसका क्लोन बना दिया तो हूबहू चेहरा से लेके सब कुछ वैसा ही रहेगा, जैसा एक पिक्चर में दिखाया गया था, क्रिस 3। क्रिस 3 पिक्चर देख रहे थे ना? उसमें देखे होंगे, क्रिस 3 में जो व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, उसका क्लोन बनाया गया, और ठीक उसी के जैसा है, दिमाग से लेके हर चीज। एक क्लोन अब आने वाले समय में एक नई टेक्नोलॉजी होगी, तो जंगली आर्कटिक जो भेड़िया है, उसी का क्लोन बनाया गया है, जिसका नाम है माया। ये भी नोट कर ले। माया जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्लोन है। जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्लोन है। क्लोन है। अगला है UNFCC। UNFCC, इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे। UNFCC, ट्रिपल सी लास्ट में रहेगा, स्टार बना लेंगे इसे। अब इसमें देखें, इसकी बैठक हुई है, और 27वीं बैठक हुई है, जिसे कोप 27 कहा जाएगा। अब यही पूछ देगा, कोप 27 की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? कहाँ पे आयोजित की गई है? तो उसका एक लाइन में आंसर है शर्म उल शेख। कौन से जगह पे की गई है? शर्म उल शेख। तो शेख को शर्म कहाँ पे लगेगा? मिस्र में। ये कहाँ पे जगह है? मिस्र। मिस्र में आयोजित की गई है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि कोप 27 है क्या? ये पर्यावरण के प्रबंधन पे चलता है, पर्यावरण के प्रतिरक्षा हेतु चलता है। तो फिर एक सवाल है कि UNFCC का पूर्ण रूप क्या हो? हाँ, सही है, फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। ये में नोट कर लें। UNFCC का सम्मेलन मिस्र के शर्म उल शेख में किया गया।
शर्म उल शेख, शर्म उल शेख में किया गया, जिसे कोप 27 कहा गया। यूएनएफसीसी का आयोजन मिस्र के, इजिप्ट के शर्म उल शेख में किया गया, जिसे कोप 27 नाम दिया गया, जिसे कोप 27 नाम दिया गया, नाम दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन हमने बताया था, आप लोगों को याद होगा, एक मालगाड़ी का नाम बताया था जो कितना किलोमीटर लंबी थी? 3.5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वो मालगाड़ी लंबी थी। नाम क्या था उसका? हाँ, बासुकी मंदिर हमने कहा था, उसमें सुपर जोड़ना था बस। तो अब यहाँ पे देखें, दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन भी चलाया गया, और वो किस देश ने चलाया? स्विट्जरलैंड ने। उसकी लंबाई कितनी है? 1910, 1910, यानी कि लगभग कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर के अराउंड में, 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, 2 किलोमीटर लंबी 100 डिब्बे वाली, 100 कोच वाली ट्रेन पैसेंजर चलाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने? स्विट्जरलैंड। मालगाड़ी भारत और पैसेंजर ट्रेन स्विट्जरलैंड। ये नोट कर लें। नवंबर 2022 में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का परिचालन स्विट्जरलैंड ने किया। यात्री ट्रेन का परिचालन स्विट्जरलैंड ने किया। यह 1910 मीटर लंबी, 1910 मीटर लंबी और 100 कोच वाली ट्रेन थी। 100 कोच वाली ट्रेन थी। कोच थी। अब यहाँ पे देखें, पदांग। पदांग एक सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ स्थल है, और वो कहाँ पे स्थित? पदांग कहाँ पे स्थित है? तो ये सिंगापुर में स्थित है, जहाँ से रेडियो, सिंगापुर रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने भारत को संबोधित किया था, और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है, और इस स्वतंत्रता की लड़ाई में आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं 38 करोड़ हिंदुस्तानियों का शपथ लेके कहता हूं कि अंतिम श्वास तक युद्ध लड़ता रहा। भारतीयों से अपील किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो यही पदांग जो सिंगापुर में जगह है, वो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ 75वां स्थल है, जिसे भारत ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। ये नोट कर ले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल है सिंगापुर के पदांग को, सिंगापुर के पदांग को भारत ने अपना 75वां पदांग, सिंगापुर के पदांग को अपना 75वां 75 पे राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है, राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है।
अब यहाँ पे देखें, एक 17 वर्ष का युवक है, एक छोटा सा विमान बनाया और पूरे दुनिया का चक्कर लगा लिया। उसका नाम क्या है? 17 वर्षीय यंग पायलट जिसने छोटे से विमान से पूरे दुनिया का चक्कर लगाया, उसका नाम है मैक रदरफोर्ड। उसका नाम क्या है? मैक रदरफोर्ड। ये भी नोट कर लें। मैक रदरफोर्ड, मैक रदरफोर्ड मात्र 17 वर्ष की आयु में, मात्र 17 वर्ष की आयु में पूरे विश्व के चक्कर लगाने वाले, पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले दुनिया के पहले कम उम्र के पायलट हैं। कम उम्र के पायलट हैं। अब यहाँ पे देखें, एक सवाल है। एक रिपोर्ट जारी हुई है अगस्त 2022 में, दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा? जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत न्यूनतम है, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, जापान से भी कम हो गई। वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है, वहाँ पे जन्म दर बहुत ही कम है। ये भी नोट कर लेंगे। अगस्त 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2022 के एक रिपोर्ट के अनुसार है, एक रिपोर्ट के अनुसार है विश्व का सबसे कम प्रजनन दर वाला, सबसे कम प्रजनन दर वाला दक्षिण कोरिया है। प्रजनन दर वाला देश है दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया है। अब यहाँ पे देखें, होम्योपैथी के विकास के लिए, होम्योपैथी जिसका जनक किसे माना जाता है? हैनीमैन को। होम्योपैथी के विकास के लिए एक स्वास्थ्य विभाग ने विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, और ये शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर है दुबई। कहाँ पे किया गया है? दुबई। ये भी नोट कर ले। होम्योपैथी के गौरव के लिए, होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर का सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया। दुबई में किया गया। हाँ? दुबई, दुबई। हैनीमैन, हैनीमैन जो होम्योपैथी की जो ट्रेनिंग करते हैं, लोग पढ़ते हैं, उन्हें हैनीमैन की शपथ दिलाई जाती है। जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, जो आयुर्वेद BAMS की पढ़ाई करते हैं, उन्हें धन्वंतरी की शपथ दिलाई जाती है। और जो एलोपैथ करते हैं, जो MBBS, वो MBBS को हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई। यानी कि हिपोक्रेटस किसके जनक है? एलोपैथ के। होम्योपैथ के हैनीमैन, और आयुर्वेद के धन्वंतरी। ये भी नोट कर लें। अब यहाँ पे किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? उसे हर तरह से यात्री सुविधा से लेकर आने जाने और पैसेंजर बहाली सबको देखते हुए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। उसका आंसर है हमद हवाई अड्डा। कहाँ पे स्थित है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। ये भी नोट कर ले।
हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को हमद हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को वर्ष 2022 का वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आगे नोट कर लें, स्टार बना के। अभी हमें देखें सिपरी। सिपरी एक संस्था है और उस सिपरी संस्था के द्वारा हथियारों का आंकड़ा जारी किया। एक आंकड़ा जारी किया जाता है किस देश ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदने पे खर्च किया है, और एक जारी किया जाता है किसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। तो सिपरी ने 2022 में एक आंकड़ा जारी किया। उस आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला देश कौन सा है? रसिया। रसिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। 7000 से अधिक परमाणु बम है किसके पास? रसिया के पास। और वहीं पर है लगभग 5000 के आसपास परमाणु बम किसके पास है? अमेरिका के पास। अमेरिका के पास है। यानी कि अभी भी परमाणु बम के मामले में सबसे ताकतवर देश कौन सा है? रसिया। रसिया। एक बार नोट कर लें। सिपरी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार सिपरी सिपरी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक परमाणु बम वाला देश है। विश्व के सर्वाधिक परमाणु बम वाला देश है रूस है। सर्वाधिक परमाणु बम वाला देश है रसिया है। परमाणु बम वाला देश है रूस है। और रसिया को ही रूस कहा जाता है। अंग्रेजी में रसिया और हिंदी में रूस। रूस। आगे नोट कर लें। इक्कीस जून 2022 को विश्व संगीत दिवस है मनाया गया। अभी हमें देखें 21 जून को विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। 21 जून 2022 को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। संगीत दिवस मनाया गया जिसका मुख्य थीम था चौराहे पर संगीत, म्यूजिक एट इंटरसेक्शन। जिसका मुख्य थीम था चौराहे पर संगीत, चौराहे पर संगीत। तो फिर योगा डे था, इंटरनेशनल योगा डे। उसका मुख्य थीम था, क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। उसका मुख्य थीम क्या था पूछा जा सकता है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 जून को नोट कर लेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसका मुख्य थीम था ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अभी हमें देखिए अगला सवाल है कि राष्ट्रपति बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के। उनका एक वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
और कौन वैज्ञानिक सलाहकार है? वो भारतीय मूल का ही है, जिसका नाम है आरती प्रभाकर। आरती प्रभाकर को वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसका? राष्ट्रपति बाइडेन का। ये नोट कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के विज्ञान सलाहकार के रूप में आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। अब यहां पे देखिए, अगला है नाटो। नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? नाटो जानते हैं आप लोग? नाटो एक संस्था है, और ये नाटो संस्था कब बनाया गया था? विश्व युद्ध के बाद। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो मित्र राष्ट्रों ने सोचा कि एक हमारी संगठन होनी चाहिए, और उस संगठन में अगर कोई भी देश एक संगठन के सदस्य पे हमला कर रहा है, ये मान लिया गया कि पूरा सब पे हमला शुरू हो गया। इसलिए इन्होंने नाटो एक संगठन बनाया, और नाटो संगठन अमेरिका इसका नेतृत्व करता था। तो दूसरी तरफ है रसिया ने साप्टा बनाई। रसिया ने कौन सी संगठन बनाई? साप्टा। सोवियत रूस का अपना एक संगठन बनाया गया, और पूरा दुनिया दो ध्रुवों में बट गया। एक का नेतृत्व अमेरिका करने लगा, और एक का नेतृत्व रसिया करने लगा। एक पूंजीवादी देशों का नेतृत्व करने लगा, एक साम्यवादी देशों का नेतृत्व करने लगा, और कोल्ड वार शुरू हो गया। पूरे दुनिया में कौन सा वार शुरू हो गया? शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध, कोल्ड वार चलता रहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि कोल्ड वार वह युद्ध है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में लड़ा। वो धरातल पे न लड़के कहां पे लड़ा जाता है? माइंड में लड़ा जाता है। देखते हो, इंसान भी बहुत कोल्ड वार करते हैं। इधर से इधर जो झगड़ा फंसाते हैं, वो कोल्ड वार का ही रूप होता है। कोल्ड वार का ही रूप होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? उसी कोल्ड वार के समय नाटो संगठन आया, और इसका बैठक होता है मैड्रिड में हुआ, स्पेन। कहाँ पे इसका बैठक हुआ? मैड्रिड, स्पेन। ये भी नोट कर ले। नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन, नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन मैड्रिड, स्पेन में किया गया। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, मैड्रिड में किया गया। आगे नोट कर लें। थके तो नहीं आप लोग? चलते रहा जाए। हाँ? थक के क्या करेंगे बताइए? अच्छा, टेस्ट भी दिए हैं ना अब। हाँ, तो थोड़ा सा परीक्षा में थकान तो हो ही जाती है, उसमें भी लाभ पढ़ना है आप लोग। आईपीसी, सीआरपीसी, कब उलझ जाए कौन। थोड़ा सा जीएस रोचक भी रहता है, लेकिन वो कब कहाँ पे उलझ जाए, कहाँ का पनिशमेंट कहाँ पे चला जाए, पता नहीं चलता। तो रोक दें कि चलते रहें? आगे नोट कर लें। मई 2022 में, मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में, नाटो साइबर रक्षा समूह में दक्षिण कोरिया को
दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया है। इसमें शामिल होने वाला यह पहला एशियाई देश है। इसमें शामिल होने वाला पहला एशियाई देश है। होने वाला पहला एशियाई देश है। अब यहाँ पे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एक व्यक्ति है जो 26 बार चढ़ गया, 26 टाइम माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में स्थित है, लेकिन उसका नाम भी अलग अलग है। 8,850 मीटर उसकी ऊंचाई है और उसे माउंट एवरेस्ट से कई एंगल से सवाल बनते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो 8,850 मीटर ऊंचाई है। नेपाल उसे सागर माथा कहता है, उसका नाम नेपाल में क्या है, सागर माथा। भारत उसे माउंट एवरेस्ट कहता है, लेकिन वहीं पे चाइना वाले उसे चुंगलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं, चोंगुलुंगमा। चोंगलुंगमा का मतलब है पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन, पर्वतों की रानी कहते हैं, चुंगलुंगमा कहते हैं। उसके बाद देखें, उस पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था। पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया, तो इसका आंसर है एडमंड हिलरी, जो न्यूजीलैंड के थे, तेनसिंग शेरपा, दोनों ने मिलकर उस पे चढ़ाई किया, एडमंड हिलरी और तेनसिंग शेरपा। उसके बाद देखा जाए तो एक सवाल और भी है जो पूछा जा सकता है कि पहली विश्व की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, तो उसका नाम है जुनको तोबई। जापान की रहने वाली एक महिला थी जिनका नाम था जुनको तोबई, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया। भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फर्स्ट टाइम चढ़ाई किया, जिनका नाम क्या है, बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उसके बाद भारत की पहली विकलांग महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया, माउंट एवरेस्ट का फतह किया, तो वो है आपकी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा वो विकलांग नहीं थी, वो इंटर में पढ़ रही थी और मुरादाबाद से चंदासी जा रही थी पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से। तब तक कुछ लड़कों से उसका पंगा हो गया। लड़कों ने क्या किया, उसे गिरा दिया। गिराने के बाद उसे वहीं से धक्का दे दिया, वो ट्रेन से नीचे गिर गई और उसी पैसेंजर ट्रेन के नीचे उसका पैर आ गया, उसकी पैर कट गई। लेकिन पैर कटने के बाद भी उसने कभी अपना हिम्मत नहीं हारा। पैर कटने के बाद अब वो फुटबॉल नहीं खेल सकती थी, तो उसने सोचा कि अब क्या खेलें। उसने कहा कि अब कृत्रिम पैर लगा के पहाड़ पर ही चढ़ते हैं, और उसने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया। 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। आज दुनिया की जो 7 ऊंची चोटियां हैं, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की, एशिया की, और फिर अंटार्कटिका भी चढ़ने की तैयारी चल रही है। इन 7 चोटियों पर चढ़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला कौन हो गई, अरुणिमा सिन्हा। उसके बाद संतोष यादव। संतोष यादव एक महिला है झारखंड की, और उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का काम किया है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का काम किया है, और 26 बार लगातार चढ़ने का काम किया है। कामी रेता शेरपा, कामी रेता शेरपा नेपाल, जो लगातार 26 बार इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का काम किया है। नोट कर लेंगे, कामी रेता शेरपा, कामी रेता शेरपा, कामी रेता, कामी रेता शेरपा नेपाल के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट पर 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा
किया है। कारनामा किया है। कारनामा किया है। एक बार नोट कर ले, अमेरिका दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां पर 2 महिलाओं के हस्ताक्षर से बैंक नोट को जारी किया गया। यानी कि एक साथ 2 महिलाओं के हस्ताक्षर से नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? अमेरिका। एक बार नोट कर लें, अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। पहला बैंक नोट छापा है। अब यहाँ पे देखें, अब भारत में डिजिटल रुपए भी चलने लगा। और डिजिटल रुपए भारत में किन 4 शहरों में लॉन्च किया गया है? भारत के किन 4 शहरों में लॉन्च किया गया है? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर 4 जगहों पे डिजिटल रुपए लॉन्च किया गया है। ये नोट कर लें, आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 से आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 से देश के 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत किया है। खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत किया है। अब ये शहर कौन कौन सा है? मुंबई, रुपए। अब यहाँ पे देखें, अब रुपए चलने वाला है, डिजिटल रुपए। जैसे सर ने जो फोन पे लगाया ना, अब ये डिजिटल रुपए लगाएंगे और उसी पे आप लोग फीस ट्रांसफर कर देंगे सर। अब ये डिजिटल रुपए, लेकिन अभी अपने यहाँ इलाहाबाद में डिजिटल रुपए चालू नहीं हुआ, ये 4 शहरों में ही चालू है। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। अब यहाँ पे देखें, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? चीन है। चीन के बाद दूसरा कौन है? अमेरिका। और तीसरे नंबर पे कौन है? यूएई। ये नोट कर लें, वर्ष 2022 में चीन और अमेरिका के बाद यूएई तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। व्यापारिक भागीदार देश है। तो इस तरह हमने बातें किया, बाकी बातें हम लोग कल करते हैं। कल वही 12:30 बजे फिर मिलते हैं।